अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको इल्म है कि जैसे इंग्लिश के आपके सरफाक क्विज़ेस कंडक्ट कर रहे थे और वो फिर उन क्विज़ेस पर जो है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे। तो इसी तरह केमिस्ट्री के क्विज़ेस तो आपके नहीं होंगे, लेकिन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली। उन पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से ये एक हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं बीएएस स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग फर्दर मैं बताता चलूँ कि इस सीरीज़ में केमिस्ट्री के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, उन टॉपिक्स को बेसिकली हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ में। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ सबसे पहले, तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं बीएस केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, फाइनल सेमेस्टर का, प्यास इस्लामाबाद में। तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, वो हम 4 सब टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, फिर सेकंड वन मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन हम मोल को देखेंगे और एट लास्ट हम अवोगाड्रोस नंबर को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ इनके बारे में, एक जनरल ओवरव्यू इन चारों टॉपिक्स के बारे में, कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का उसके एटम्स की रेशो को आप बताता है। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसमें एटम्स किस रेशो के साथ मौजूद हैं। मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो उनकी आपस में रेशो क्या है, और होल नंबर रेशो होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर बेसिकली आपके 0 1 2 3 इस तरह होते हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए 0.5 2.5, ठीक है। यानी होल नंबर रेशो होनी चाहिए एटम्स की, ठीक है। अब सेकंड पे आए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो है आपके एक्चुअल एटम्स कितने हैं, मतलब उसके अंदर एटम्स असल में कितने मौजूद हैं, कार्बन कितने 4 हैं, हाइड्रोजन कितने 5 हैं, कितने, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे बेंजीन है C6H6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। लेकिन अगर इसी के एम्पिरिकल फार्मूला की मैं बात करूँ तो वो CH है, क्योंकि जब आप इसकी रेशो लेते हैं तो वो CH आ जाती है। अब रेशो क्या होती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को हम रेशो कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन भी आपने अक्सर पढ़ा होगा, वो हम आगे भी जाके डिटेल में उसको देखेंगे। लेकिन मेनली ये करना होता है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो उसकी मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। अब आपने अगर इसको कन्वर्ट करना है एम्पिरिकल फार्मूला में, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। अब देखें 6 और 6, कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, इसमें दोनों बराबर हैं, तो आप इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें आप 6 से सिंपली क्या करेंगे कि इनको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सी क्या आ जाएगा, सी, और एच आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जो है एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसी तरह, कि अगर आपके पास है, अच्छा, ये आपके पास C2H4 है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको आपने एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी कार्बन 1 बच गया, और हाइड्रोजन 4 थे तो 2 से डिवाइड किया तो H2 आ गया, ठीक है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आप नोट करनी चाहिए वहां पर, कि आपके पास इस फार्मूले में होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 0 1 2 3, यानी कि आपके पास 0 1 2 3 इस तरह के नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 0.5 इस तरह के नंबर जो हैं वो इंपेरिकल फार्मूला में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक मैंने ओवरव्यू दिया इंपेरिकल फार्मूला का और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, ठीक है। बाकी इसके आगे फर्दर फार्मूलाज भी हम देखेंगे बिफोर गोइंग टू एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, जो हम आज कवर करेंगे, जो है मोल्स। अच्छा, जैसे आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ दुकान से खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको बताते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि मुझे इतने मीटर चाहिए कपड़ा, ठीक है। आप कोई और
चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप उसे केजीस में बताते हैं कि मुझे मुझे इतने केजीस दे दो, या अगर आप दूध खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे इतने लीटर दूध चाहिए। तो उसी तरह हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है। उसी तरह एटम्स को जो है नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलूँ, तो उनको मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मोल्स, और उसको एक स्टैंडर्ड पर डिफाइन किया गया है, जिसको जो कि आज का हमारा चौथा टॉपिक है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो 1 मोल को बेसिकली एक स्टैंडर्ड पे डिफाइन किया गया है कि अगर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स हों, तो उनको हम 1 मोल कहते हैं। तो ये इस तरह मोल और एवोगाड्रोस नंबर का एक अहम रिलेशन है, जो कि आपको एमसीक्यूज के दौरान भी अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, अब बेसिकली आगे हम चलते हैं फर्दर फार्मूलाज पे। ठीक है, तो ये आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको इन टॉपिक्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आगे हम इस स्लाइड के बाद एमसीक्यूज पर भी जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए वो एमसीक्यू 3 के ज़रिए आपको जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहला फार्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप आगे जब एडवांस टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, स्टोइकोमेट्री वगैरह, तो उसमें सबसे पहले आपको पहला काम यही करना होता है कि आपको मोल्स में कन्वर्जन करनी होती है और मोल्स से मास में कन्वर्जन करनी होती है। तो जो फर्स्ट वन फार्मूला है, इसको आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है हमेशा, कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह आपने निकालने हैं, कि आपके पास मास इन ग्राम्स होना चाहिए। अब आपके पास अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है वो केजीज में मास दे देंगे, मिलीग्राम्स में दे सकते हैं, तो आपको जो है वो कन्वर्ट करना होता है सिंपली ग्राम्स में मास को। ठीक है, और मोलर मास आपने निकालना होता है। अब मोलर मास आप कैसे निकालते हैं? मोलर मास निकालने के लिए आपको उस कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूले से मोलर मास नहीं निकलेगा, बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, उसका एक्चुअल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उससे आपने मोलर मास निकालना है। ठीक है, और सिंपल इस फार्मूला में जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसी तरह एक और फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार यूज होता है आपका, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला। कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने उसी ऊपर वाले फार्मूला से निकालने हैं, फार्मूला नंबर 1। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है आपका, ठीक है, इससे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने और सिंपली आपने उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा कमिंग टुवर्ड द थर्ड फार्मूला, बेसिकली वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला का एक रिलेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, जबकि इंपेरिकल फार्मूला जो है एक रेशियो ऑफ एटम्स है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये करते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब भी हम निकालते हैं तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि उसके जो एटम्स होते हैं, जैसे C6H6 की हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पर, हमने क्या किया था, उसको 6 से डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली इनका एक n एक फैक्टर होता है जिससे ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, और उस n का क्या फार्मूला है कि आप क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी जो एक्चुअल मोलर मास है उस कंपाउंड का। ठीक है, जो कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से मिलता है, जिसको आप मोलर मास कहते हैं। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास से। ठीक है, जब आप इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास n की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मेन फार्मूला हैं जो कि हम आगे फर्दर एमसीक्यूज में भी इनको जो है वो देखते जाएंगे। अच्छा आई थिंक अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा फर्स्ट एमसीक्यू देखें, बहुत ही आसान एमसीक्यू है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इफ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6? अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो आप किस तरह से जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको कंपाउंड गिवन है वो है C6H12O6। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, आपने इसकी होल नंबर रेशियो निकालनी है। ठीक है, एटम्स की होल नंबर होनी चाहिए, 0 0 1 2 3 की फॉर्म में होनी चाहिए, 0.1 0.2 या 0.5, इस तरह के नंबर्स नहीं अलाउड एम्पिरिकल फार्मूला में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, 6 12 6, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास, 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस 6 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन 6/6 1, 12/6 2 और 6/6 1, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, CH2O। ठीक है, तो ये उसी एमसीक्यू का आंसर इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप जो है वो रिलेट करते हैं। तो ये आपको गिवन था। ठीक है, और ये बेसिकली आपका मेन टारगेट था, और ये वो फैक्टर n था जिससे हम बेसिकली जो है वो इन एटम्स को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, और ये होल नंबर आपके पास होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छा फिर स्टूडेंट, ये फर्दर कुछ एग्जांपल्स मैंने आप की जो है वो डाली है ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आ जाए इन दोनों में। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि हर एक कंपाउंड का जो है वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं कि जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब सेम होने का क्या मतलब है कि
आप उनको मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनको डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे वाटर है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या है, 1 है ना। H2O, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। 1 से आप डिवाइड भी करते हैं तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, H2O। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो इस तरह भी आपको पहचान होनी चाहिए कि अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुछ वो पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके ये दोनों फार्मूला सेम। अच्छा, ग्लूकोज अभी हमने देख लिया था, ठीक है, इसकी तरफ हम मजीद नहीं जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इसमें आप देखें ये भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, H2O2, इसमें दोनों सेम है तो सिंपली आप 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपके पास HO आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्यूटेन, C4H10। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें स्मॉलेस्ट नंबर तो 4 है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये तो चले 1 आ जाएगा, लेकिन जब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो वो होल नंबर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में। अब आप इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप किसी छोटे नंबर की तरफ जाएंगे ताकि जो है ये होल नंबर ही रहे। ठीक है, यानी सिंपली जिस तरह आप मैथ्स में कॉमन लेते हैं ना किसी नंबर को, तो 4 और 10 में से आप किसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो आप सिंपली 2 से इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रैकेट के बाद जो हम एक छोटा सा n लिखते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे 2 है, यानी हम इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, जिसके बाद आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन रहा है। और ये बेंजीन ऑलरेडी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, ठीक है, ये एक्चुअल उसका मास मोलर मास है, और इंपेरिकल फार्मूला मास आपको दिया हुआ है 30, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 6 और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मैंने आपको एक फार्मूला भी एक स्लाइड पे दिखाया था कि आपने जब भी n को निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो 180 आगे एक्सप्लेनेशन में इसको देखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज करना है, 180 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, सिंपल, ये आप उसका मॉलिक्यूलर मास है और ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है जो कि आपको गिवन था। ठीक है, तो आपके पास 6 आ जाएगा, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। अब ये एमसीक्यू आपने क्या करना है, मैंने आपको मोल्स के फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है कि मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साथ आंसर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर बी है, यानी इसका 2 मोल्स इसके बनेंगे। आप देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले मैस इन ग्राम्स, तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैस इन ग्राम्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 36 ग्राम, तो अगर यहाँ पे किलोग्राम्स में होता तो आपको ग्राम्स में कन्वर्जन करनी पड़ती। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑलरेडी ग्राम्स में तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, 36 ग्राम हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अच्छा, मोलर मैस, अब स्टूडेंट्स आपको मोलर मैस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आपको ना मुख्तलिफ जो कॉमन एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मोलर मास आपको जो है फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इस तरह कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये आपको जो है जहन में होने चाहिए। अक्सर एग्जाम में दिए भी होते हैं, लेकिन अगर ना दिए हो तो आपके जहन में हो भी, ताकि आपको वहाँ पर कोई मसला ना हो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ऑक्सीजन का आपके पास कितना होता है, 16, तो आपने इसमें ऐड अप कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। फिर आपने इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, 36 डिवाइड बाय 18, तो ये आपके पास 2 मोल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं फॉर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक फार्मूला देखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी, कि अगर आपको मोल्स दिए हों या अगर मोल्स ना भी दिए हों तो आप पहले मोल्स निकाल के मॉलिक्यूल्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मोल्स आपको दिए हैं, सिंपली आपने सिंपल इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर बी होगा, यानी कि 12.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। कैसे, हमने ये फार्मूला सिंपली यूज किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए थे 2 मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होता है 6.02 into 10 पावर 23, सिंपली आपने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास ये आंसर आ जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। अच्छा स्टूडेंट, आई थिंक वी शुड गो टू नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 300 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें
वो पूछा है बेसिकली वो कितने एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्राम्स दिए हुए हैं ना, तो आपके जहन में आना चाहिए कि अगर मुझे मोल्स के पता चल गए तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 1 एवोगाड्रोस नंबर है, 2 एवोगाड्रोस नंबर है, 3 एवोगाड्रोस नंबर है या 4। हम सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का वही फार्मूला जो अभी हमने देखा था, मैस इन ग्राम्स। ठीक है, मैस इन ग्राम्स आपको दिया हुआ 300 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मैस हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कैल्शियम है 40 होता है इसका, ठीक है, प्लस कार्बन का 12 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का 16 होता है, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला में सिंपली हमने इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, तो 300 ग्राम्स डिवाइड बाय 100, हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 मोल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मोल्स का नहीं था, क्वेश्चन आपके पास था एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। लेकिन हमें पता होता है कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के 1 मोल के अंदर जो है 1 Na होता है। ठीक है, तो आपके पास कितने मोल्स आए? 3 मोल्स, तो आपके पास वो कितने होंगे? 3 Na के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो है वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन आपको जहन में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली 5 एमसीक्यूज जो हैं वो इस जो है अपने पार्ट 1 में कवर किए हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स जो भी मुझे लगेंगे ट्रिकी हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, तो उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से जो है यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, तो ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते रहें साथ साथ। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम स्टाइकियोमेट्री पे करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे जो है आप अभी के लिहाज से देख लें एफएससी, इवन के अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाते हैं तो स्टाइकियोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन स्टाइकियोमेट्री के लिए आपको सबसे पहले मोल्स, ठीक है, मोल्स निकालना, मोल से मैथ्स में जाना, ये कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए कि अगर आपको मैथ्स दिया हो तो आप मोल्स निकाल लें, आपको मोल्स दिए हो तो आप मैथ्स निकाल लें, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री जो है वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया था कि थोड़ी सी आपको जो है वो रिवीजन हो जाए कि किस तरह से हम इन चीज़ों को जो है वो डील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। होपफुली आपको जो है वो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।